नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के जो हमने लास्ट में संबंध फलन चैप्टर को किया था। अब हम बात करेंगे उसकी विविध उदाहरणों के बारे में ना। तो देखिएगा, हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, संबंध एवं फलन, है ना। इसकी विविध उदाहरण देखते हैं। विविध उदाहरण मतलब मिसलेनियस एग्जाम्पल। देखिएगा, विविध उदाहरण में सबसे पहला आपको दे रखा है उदाहरण नंबर 18। देखिए एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 में क्या दे रखा है, वास्तविक फलन एफ आर से आर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ एक्स का मान एक्स प्लस बी से इस फलन का आरेख खींचिए। तो हमारे पास एक वास्तविक फलन एफ जो है वो आर से आर में परिभाषित है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में, और एफ ऑफ एक्स का जो मान है वो हमें दे रखा है एक्स प्लस का कितना 10 20 दे रखा है। ठीक है, हमें इस फलन का क्या बनाना, आरेख बनाना। अब सिंपल सी बात है, फलन का अगर आरेख बनाना है तो हम एक्स के मान रखेंगे और उसके संगत एफ ऑफ एक्स के मान ज्ञात करेंगे। देखिएगा कैसे। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि यह एक्स में क्या एक रैखिक फलन है। क्या है? रैखिक फलन है। और रैखिक फलन जो है वह चर x में, रैखिक फलन और किस में, एक चर में, है ना। इसे हम बोलते हैं क्या, लीनियर फंक्शन इन वन वेरिएबल, है ना। लीनियर फंक्शन इन वन वेरिएबल। तो देखिए ये x की वैल्यूज हैं, ये उसके रिस्पेक्ट में f ऑफ x की वैल्यू है। x का वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो f ऑफ x का वैल्यू 20 आता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं x का वैल्यू 5 रखता हूं ना तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 25 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? x प्लस 20 मतलब 5 प्लस 20 25। x का वैल्यू सपोज करो मैं माइनस का 20 रखता हूँ ना तो f ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। वैसे ही अगर x का वैल्यू मैं 10 रखता हूँ, x का वैल्यू 10 रखता हूँ तो ये वैल्यू मेरे को कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इसका कर्व बनाना है, इसका वक्र बनाना है। तो देखिए हम अक्षों को ले लेते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से, x और y एक्स ले लेते हैं। अब देखिएगा, अब हमें पता है कि यह एक सरल रेखा बनेगी। अब हमें क्या करना है, कोई भी दो बिंदु उठाने, जैसे मैं 0,20 उठाता हूं या 5,25 उठाता हूं या -20,0। तो मैं ये दो बिंदु उठा लेता हूं, एक 0,20 उठा लेता हूं, ठीक है, और एक उठा लेता हूं बी बिंदु -20,0। ठीक है, तो 0,20 कहीं यहाँ पे 0,20 है ना, तो यहाँ से ये मान लीजिए 0,20 है। ठीक है, और दूसरा आपका -20,0 यहाँ पे। ठीक है, तो ये ए बिंदु मान लिया मैंने, ये बी बिंदु मान लिया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हम बना देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा वक्र बन जाएगा, है ना, एक सरल रेखा, और ये आपका वक्र हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस का कितना 20। ठीक है, ये अपने पास वक्र हो जाएगा। इसका प्रांत परिसर वगैरह कुछ नहीं पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है 19वां। एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक संबंध जो है वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर इस प्रकार परिभाषित है कि x माइनस वाई जो संख्या है वो 5 से विभाजित होता है। तो x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, संख्या 5 से विभाजित होती है, तब सिद्ध कीजिए कि यह बिलोंग्स टू r है, ये भी बिलोंग्स टू r है। अब देखिएगा, आपके पास एक संबंध है r। ठीक है, r जो है x, y में है। ठीक है, क्या है, जहां x माइनस वाई जो है वो क्या है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, और x और y बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब पहली चीज हमें ये दिखानी है कि ये जो संबंध है a, बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, प्रत्येक a बिलोंग्स टू n के लिए। ठीक है, दूसरा a, b अगर बिलोंग्स टू r है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि b, a भी बिलोंग्स टू क्या होगा, r होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमें सिद्ध करना है, यदि a, b बिलोंग्स टू r है, ठीक है, b, c बिलोंग्स टू r है, तो a, c भी क्या होना चाहिए, r से बिलोंग करना चाहिए।
प्रत्येक ए बी और सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविकता में ये जो कॉन्सेप्ट होता है वह क्लास 12th में आता है। इससे बोलते हैं स्वतुल्यता, इससे बोलते हैं सम्मितता और इससे बोलते हैं संक्रामकता, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के टाइप होते हैं, ठीक है। ये 12th में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको दे रखा है। तो सबसे पहले देखिएगा संबंध क्या है कि x माइनस वाई जो है वो 5 से विभाजित होना चाहिए। तो पहले के लिए मैं बोलता हूँ a माइनस ए का वैल्यू, a माइनस ए का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। इसके कहने का मतलब है कि पहला एलिमेंट भी a है, दूसरा एलिमेंट भी a, तो x का वैल्यू भी a है और y का वैल्यू भी कितना है, a है। तो a माइनस ए कितना आएगा, 0, जो 5 से विभाज्य होता है ना। ये बात समझ में आई, ये समझने की जैसी चीज है ना, 5 से विभाज्य है। दूसरा, यदि a माइनस बी 5 से विभाज्य है, a माइनस बी जो है वह 5 से विभाज्य है, ठीक है, 5 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या होगा, b माइनस ए बी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, होगा कि नहीं होगा, 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं 15 में से अगर 5 जाता है तो 10 प्राप्त होता है, तो 10 5 से विभाज्य, तो 5 में से 10 जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 5 में से, यहां से 15 में से 5 जाता है तो हमें 10 प्राप्त होता है, तो 5 में से 15 जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का 10 मिलेगा। तो 10 अगर 5 से विभाज्य है तो माइनस 10 भी 5 से विभाज्य होगा। हुआ क्या है, केवल पोजीशन चेंज किए, ठीक है जी। फिर अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर का मतलब है यह इस संबंध से संबंधित है, ठीक है। तो अगर a कॉमा बी आर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, और b कॉमा सी बी आर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी जो है वो 5 से विभाज्य है और b माइनस सी भी क्या है, 5 से विभाज्य। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, बात समझ में आ रही, तो b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस सी बचेगा, तो a माइनस सी भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये डिटेल में हम पढ़ते हैं क्लास 12th में। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रखा था यहाँ पे, तो मैंने करवा दिया। एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है। 20वें एग्जाम्पल में बोला गया यदि हमें कुछ अवयव दे रखे हैं, z से z में एक रैखिक फलन है, तो हमें f ऑफ x को ज्ञात करना है। z से z में क्या एक रैखिक फलन है, तो हमें f ऑफ x को ज्ञात करना है। देखिए हमें f दे रखा है, एक तो f जो है उसमें एलिमेंट है 2,2 दे रखा है, ठीक है। दूसरा 3,4 दे रखा है, 0,-2, 3,4, 0,-2 दे रखा, ठीक है, और -2,3 दे रखा, ये -2,3 दे रखा, ठीक है। अब समझिएगा इसको, ठीक है। हमें बोला जाता है f जो है वो z से z में, z का मतलब क्या होता है, पूर्णांक है ना, एक रैखिक फलन है, एक रैखिक फलन है, ठीक है, ठीक है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रैखिक फलन जो होता है वो किस रूप का होता है। रैखिक फलन जो है वो मैं मान लेता हूं f ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, है ना, आपने पढ़ा होगा f ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी रूप का, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर मुझे x के अलग अलग मान दे रखे हैं, उसके संगत y के मान। ये रैखिक फलन क्लास 10th में पढ़ाते हैं ना, एक चर वाला रैखिक फलन। अब देखिएगा x के मान के संगत हमें y का मान दे रखा है। इसका मतलब जब मैं x के स्थान पर 2 रखता हूं तो हमें मान कितना प्राप्त होता है, 2। x के स्थान 2 रखने पर f ऑफ x का मान कितना, 2। f ऑफ 2 कितना आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी। इसका मान किसके बराबर, 2 के बराबर। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब इसमें से मैं एक समीकरण, ये बिंदु 1 ले लेता हूं, मतलब ये सारे के सारे बिंदु जो हैं वह इस समीकरण पे या इस वक्र पे स्थित होंगे, है ना, लाई करेंगे इस पे एक्स प्लस बी पे। अब मैं देखो f ऑफ 0 का वैल्यू, f ऑफ 0 का वैल्यू कितना, -2 है। x के प्लेस पर 0 पुट करने पर हमें -2 मिल रहा है। f ऑफ 0 यहाँ से कितना मिल रहा है, देखो यहाँ से मिलेगा f ऑफ 0 का वैल्यू ये मिल रहा है a इंटू 0 प्लस बी बराबर किसके, -2 के, ठीक है, बराबर किसके, -2 के। अब a इंटू 0 मिल जाएगा, तो b का वैल्यू कितना मिल गया, -2 मिल गया। इसे हम समीकरण नंबर 2 लिखते हैं।
b का वैल्यू -2 मिला, इसका मतलब 2a माइनस 2 बराबर 2, तो 2a का वैल्यू कितना 4 के बराबर, तो a बराबर कितना मिल गया 2 मिल गया। a का मान आ गया, b का मान आ गया, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या आएगा f ऑफ x इक्वल टू a इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू एक्स माइनस का 2। ठीक है जी, ये सारे के सारे बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे। आपकी मर्जी हो तो 2,2 लो, नहीं तो 3,4 लो, अन्यथा -2,3 किसी से भी आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 21, एग्जाम्पल 21। एग्जाम्पल 21 में आपको बोला गया है एक फलन हमें दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 7 प्लस का 4x प्लस 7 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5। आपको ही बोला जाता है इसका प्रांत ज्ञात कीजिए, प्रांत या फिर बोल सकते हैं इसका डोमेन निकालना। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, किसी फलन का अगर प्रांत ज्ञात करना है तो देखिए गोल्डन रूल नंबर 1 लग रहा है ना, क्या GR1 क्या था हमारे पास कि अगर कोई फंक्शन 1/f ऑफ x में हो, है ना, तो f ऑफ x का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके अंश को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का टुकड़े करेंगे, 3 माइनस 2 प्लस का कितना 5, है ना, 3 माइनस 2 नहीं होगा, ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5 चाहिए ना, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5x माइनस का x प्लस का 5 बराबर 0 नहीं होना चाहिए। x कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस का 5, -1 कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस का 5 0 नहीं होना चाहिए, x माइनस 5 कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 1 बच जाएगा, 0 के बराबर नहीं, मतलब x बराबर नहीं होना चाहिए 5 के और x बराबर नहीं होना चाहिए 1 के। ठीक है, इसका मतलब r में से हम दो चीज़ें माइनस कर देंगे 1,5। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये इसका प्रांत या फिर डोमेन हो जाएगा। न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है, अंश में कोई दिक्कत नहीं है, हर में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 22। ठीक है, हमें बोला गया एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, जिसकी परिभाषा कुछ ऐसी है, x का मान यदि 0 से छोटा है तो ये आती है 2 माइनस का x, x का मान यदि 0 के बराबर है तो ये आती है 2, है ना, और x का मान यदि 0 से बड़ा है तो ये आती है 2 प्लस का x आती है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इसका वक्र बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, परिभाषा आपको पढ़नी आनी चाहिए। परिभाषा पढ़ने का मतलब है कि जब जब आपके पास x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, आपका वक्र क्या होगा 2 माइनस का x। जब जब आपके पास x की वैल्यू 0 होगी, वक्र 2 होगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो 2 प्लस x होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, देखें मैं यहाँ पर x की 0 से छोटी वैल्यू पुट करता हूँ, तो मैं सबसे पहले x बराबर -1 पर, तो देखिए -1 लोगे तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी, 2 माइनस का x होगी, 2 माइनस का x, x बराबर -1 पे 2 माइनस का x होगी, क्योंकि एक -1 जो है वो 0 से छोटा होता है। तो आप देख सकते हो f ऑफ -1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2 माइनस ऑफ -1, तो हमें कितना मिलेगा 2 प्लस 1, ये मिल जाएगा 3। इसका मतलब इस पर एक बिंदु आ जाएगा -1,3, ये बिंदु ले लेते हैं। एक और बिंदु ले लेते हैं x बराबर -2 पर, है ना, तो f ऑफ -2 का मान ये हमें कितना प्राप्त होगा, ये आएगा 2 माइनस ऑफ -2, तो ये अपने को मिल जाएगा प्लस का 4। इसका मतलब इस पर एक बिंदु आएगा -2 कितना 4 आ जाएगा, इसे हम b बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 पर तो हमें दे ही रखा है f ऑफ 0 का मान किसके बराबर 2 के बराबर दे रखा है, तो अब इसमें क्या बिंदु आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,2। ठीक है, इसे हम c बिंदु ले लेते हैं। फिर एक अगला नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ से, देखिएगा क्या, x इज ग्रेटर देन 0 पे हमारा जो मान है तो x बराबर मैं 1 रखता हूँ,
तो हमें f ऑफ 1 का मान कितना प्राप्त होगा, 2 + 1 मतलब किसके बराबर, 3 के बराबर। इसका मतलब मैं D बिंदु ले लेता हूँ क्या, 1,3, ठीक है। उसके पश्चात x बराबर मैं क्या रखता हूँ, 2 रखने पर, तो यहाँ पर f ऑफ 2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 2 + 2 बराबर किसके, 4 के। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास जो मान मिलेगा वो f ऑफ 2 + 2 4 मतलब हमें बिंदु मिल जाएगा 2,4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को। अब मुझे इसका कर्व बनाना है, ठीक है। तो कर्व बनाने के लिए देखिएगा, यहाँ से समझना थोड़ा, है ना। हमें ए बी सी डी सारे बिंदु लेने हैं। तो सबसे पहले तो मैं मूल बिंदु ले लेता हूँ 0,0, क्योंकि यहाँ से 0,0 नहीं 0,2 से ये गुजर रहा है। तो 0 x बराबर 0 पे ये 2 हो रहा है, तो 0,2 बिंदु कहीं यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। ये अपने पास कौन सा बिंदु है, सी बिंदु है। उससे पहले ए बिंदु -1,3 मतलब x बराबर -1 पे, x बराबर -1 पर ये कितना मिल रहा है, +3 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, कहीं यहाँ पे आएगा -1, कितना 3, ठीक है। क्योंकि x बराबर -1 पे ये कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ये 0,3, ठीक है। एक बिंदु हमें क्या मिला, ये मिला, ठीक है। फिर x बराबर -2 पे 4 मिल रहा है, तो -2 पे -2,0 पे 4 मिल रहा है, 4 का मतलब कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ वक्र इस साइड वाला ऐसा बन जाएगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। सरल रेखा, अब देखिएगा सरल रेखा क्यों, क्योंकि x में जो घात है वह 1 है, तो यह x चर में एक घात का क्या है, समीकरण है। अब इधर देखते हैं, इधर आपके पास x d जो है वो 1,3 है, 1, ये कौन सा c बिंदु था, -1, जो 3 था वो आपके पास कौन सा बिंदु था, ये a बिंदु था। और इसके जस्ट पास में इधर वाला ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा b कौन सा, -2,4, ये वाला बिंदु है ना। अब इधर देखते हैं, d का x बराबर 1 पे, यहाँ पर 1 पे कितना है, 1 पे अपना 2 है, 1 पे 2 है मतलब कुछ यहाँ पे ना। x बराबर 1 पर आपकी जो वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है, 2 के बराबर दे रखी है। x बराबर 1 पे वैल्यू 2 के बराबर नहीं 3 के बराबर दे रखी है, मतलब बिंदु यहाँ से कुछ ऐसा, ठीक है। फिर अगला 2 पे 4 दे रखी है, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु हो जाएगा 2,4 और ये बिंदु आ जाएगा आपका 1,3, ठीक है। तो आपका जो वक्र है कुछ ऐसा बनेगा, वी शेप का बनेगा और ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इस पर इसके नाम भी लिख देना कि कौन सा कहाँ पे है। जैसे इधर वाला x से छोटे के लिए ये 2 माइनस का x है ना, f ऑफ x बराबर 2 माइनस का x। बड़े के लिए f ऑफ x बराबर कितना, 2 प्लस का x, ठीक है जी। चलिए, ये तो हमारे सारे विविध उदाहरण कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे विविध प्रश्नावली की, उसके भी प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, पहला सवाल हमें दे रखा है, ठीक है, विविध मिसलेनियस का, विविध प्रश्नावली, ठीक है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो हमारे चैप्टर 2 की है, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2, ठीक है, दूसरे चैप्टर की। अब देखिएगा, हमें पहला प्रश्न दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, एक संबंध परिभाषित है और एक और संबंध परिभाषित है, ठीक है। दर्शाइए कि क्यों f एक फलन है और g एक फलन नहीं है। तो इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, ठीक है। हमें बोला जाता है f ऑफ x और g ऑफ x, दो हमारे पास यहाँ पर एक संबंध है, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो अपने पास x² है, ठीक है, और 3x है। x² 3x, x² है, x का वैल्यू 0 से 3 के बीच में, x का वैल्यू हमने 0 से 3 के बीच में ले लिया। दूसरा x का वैल्यू 3 से 10 के बीच में, x का वैल्यू 3 से 10 के बीच में, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है g ऑफ x फंक्शन, इसमें x² और 3x है।
एक्स स्क्वायर और 3x, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें वैल्यू आपको दे रखा है x का वैल्यू 0 से 2 और 2 से 10, x का वैल्यू 0 से 2 और x का वैल्यू 2 से 10, ठीक है। अब मुझे बोला जाता है कि f भी जो है, f जो है एक संबंध है, ये बोला गया, ठीक है, और साथ ही साथ में ये एक फलन है, g एक संबंध है, ठीक है, लेकिन यह फलन नहीं है। मुझे कारण बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, मतलब f तो एक संबंध भी है, फलन भी है, और g जो है वह संबंध तो है किंतु फलन नहीं। अब सिंपल सी बात है, हम वही कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कोई एक पर्सन 2 गाड़ी तो नहीं चला रहा है ना, अगर ऐसा होता है तो वह एक फलन नहीं होगा। अब देखिएगा, अगर हम इसको देखें तो देखिएगा x का जो मान है वो 0 से 3 के बीच में और x का मान 3 से 10 के बीच में। तो हमेशा अपने डाउटफुल जो चीजें होती है वो कॉर्नर पॉइंट होता है, कोणीय बिंदु डाउटफुल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं याद करता हूं f ऑफ x हेतु, है ना, f ऑफ x हेतु देखिएगा, अगर मैं f ऑफ 0 का मान ज्ञात करूं ना, कोणीय बिंदु पर चेक करना है, तो 0 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब यहां पर हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 0 रखने पर अपने को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। ये बिलोंग्स टू क्या होगा, f होगा। फिर मैं ज्ञात करता हूं f ऑफ 3, ठीक है, f ऑफ 3। अब देखिए 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो दोनों को ही अपने को लेना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास 9 होगा, मतलब 3,9 जो है वो बिलोंग्स टू क्या है, f है, ठीक है। फिर ये 3 लेना है, तो f ऑफ 3 इस बार 3 इंटू 3 आएगा जो कि 9 मिलेगा, मतलब 3 रखने पर अपने को पुनः 9 मिल रहा है, वो बिलोंग्स टू f। मतलब यहाँ दोनों से सेम कंडीशन मिल रही है, चाहे ऊपर वाली परिभाषा लो चाहे नीचे वाली परिभाषा। फिर 10, f ऑफ 10 का मान, f ऑफ 10 के लिए परिभाषा यही 3 इंटू 10, तो कितना मिलेगा अपने को, 30 मिलेगा। मतलब ये अपने पास आएगा 10 कॉमा कितना, 30, और ये f से बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये सेम टू सेम जो है वो हम g ऑफ x हेतु देखेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो सबसे पहली चीज कि जब आपके पास 3 यहाँ पे आया है तो 3 यहाँ पे आया है, तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ 3 का जो मान है वह किसके बराबर आ रहा है, 9 के बराबर आ रहा है ना। तो मतलब एक 3 और 3 दे रखा है, तो यहाँ पर 9 और 9 आ रखा है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि 3 से 2 अलग अलग जुड़े हुए। अभी आपको और समझ में आएगा जब g ऑफ x हेतु करूंगा। तो इसमें कोणीय बिंदु कितना दे रखा है, f ऑफ 0, 0 का मतलब 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब 0,0 जो होगा वो बिलोंग्स टू कितना होगा, g होगा, क्योंकि इस बार फंक्शन क्या है, g है, यहाँ पर फंक्शन g है, ठीक है। फिर g ऑफ 2 ज्ञात करूंगा, g ऑफ 2 का मान 2, इसके लिए तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो हम बोल सकते हैं कि 2 रखने पर आंसर 4 आ रहा है, बिलोंग्स टू कितना होगा, g होगा, ठीक है। फिर 2 इसमें भी है, g ऑफ 2, 2 रखने पर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 मतलब कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो यहाँ से आपके पास 2,6 आएगा, बिलोंग्स टू कितना, f। देखो भाई चोरी यहीं पकड़ी गई। इसमें जब 3 और 3 आया था, चाहे ऊपर वाली परिभाषा चाहे नीचे वाली परिभाषा, आंसर 9 आया था। लेकिन इसमें 1 2 4 से जुड़ा हुआ है, 1 2 6 से जुड़ा हुआ है, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं चूंकि g फलन में x बराबर 2 हेतु f ऑफ 1 तो 2 प्राप्त हो रहा है अपने को 4, और एक f ऑफ 2 प्राप्त हो रहा है 6, ठीक है। अतः x के समान मान हेतु f ऑफ x के भिन्न मान परिभाषित है, अतः यह एक फलन नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें f ऑफ x के समान मान हेतु f ऑफ x के भी समान मान प्राप्त हैं, इसलिए वह एक फलन हो जाएगा और यह एक फलन नहीं होगा।
आपको मामला समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इसी पे गौर करोगे तो भी क्लियर हो जाएगा मामला। क्या ये दिखाई दे रहा है 2,4 है, 2,6, यहाँ 3 और 9 है, 3 और 9 है, ठीक है। इसलिए यह एक फलन नहीं होगा जी, और f एक फलन होगा। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमें क्या बोला गया, हमें बोला जाता है कि यदि f ऑफ x का मान x² के बराबर है, ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, f ऑफ 1.1 माइनस का f ऑफ 1 डिवाइड बाय 1.1, देखिएगा 1.1 माइनस का कितना है 1, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना, ठीक है, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना। तो हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिएगा f ऑफ 1.1 का मान कितना होगा, f ऑफ 1.1 का मतलब होगा 1.1 का स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये आ जाएगा 1.21, ठीक है। और f ऑफ 1 का मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 1.21 माइनस का 1 डिवाइड बाय 1.1 माइनस का 1, ये तो 1.1 और 1 तो एज इट इज है, तो ये बचेगा अपने पास 0.21 डिवाइड बाय 1.1 में से 1 जाएगा तो 0.1 बचेगा। अब देखिए अगर हम पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करें, दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, एक प्लेस सरक जाएगा, आंसर कितना आएगा 2.1, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरे में आपको फिर से बोला गया है दिए गए फलन का हमें क्या ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात करना है, ठीक है, देखते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो एग्जाम्पल जैसा ही है ना, मेरे हिसाब से आपको खुद को एक बार हल करना चाहिए। कैसे तीसरा प्रश्न, हमें बोला गया है x² प्लस का 2x प्लस 1 है, और बट्टे में क्या है x² माइनस का 8x और प्लस का 12, तो प्रांत ज्ञात करना है आपको। तो मैंने क्या बताया था, ये वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, x² माइनस का 8x प्लस 12 को 0 के बराबर नहीं करके इसे हल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप हल करना, और जो भी आपके मूल आए, रूट्स आए, उनको r में से माइनस कर दें, 2 मूल आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में हमें बोला क्या गया, f ऑफ x बराबर अंडर रूट में x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक मान फलन f का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। अब देखिएगा मुझे बोला गया f ऑफ x का मान है अंडर रूट में x माइनस 1 है ना। अब ऐसे कितने सवाल हम कर चुके हैं ना, मैंने आपको बताया था। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर f ऑफ x का जो मान है वह अंडर रूट में x माइनस 1 के इक्वल है ना, तो ये अंडर रूट के अंदर वाली जो राशि होती है वह 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो x माइनस 1 का मान 0 या 0 से बड़ा, या x का मान 1 या 1 से बड़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1 टू प्लस इन्फिनिटी, यह तो इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमें परिसर ज्ञात करना है, ठीक है, तो परिसर के लिए हम क्या करते हैं, प्रांत का प्रयोग लेते हैं। x का मान जो है वो 1 से लगा करके अनंत तक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। x का जो मान है वो 1 से लगा करके क्या है, अनंत तक है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो कितना आएगा, 0 आएगा, बात समझ में आ रही। अगर मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूं, 1 पुट करूं, 0 आएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर मैं x माइनस का 1 रखूं, यहाँ चाहिए x माइनस का 1 रखूं, तो आप जान सकते हैं कि माइनस 1 करूंगा तो ये 0 आएगा और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं अंडर रूट लेता हूं तो x माइनस 1 का अंडर रूट लूंगा, तो ध्यान दीजिए 0 का अंडर रूट तो 0 होगा, और धनात्मक संख्याओं का कोई भी अंडर रूट आएगा अनंत तक में तो वो भी धनात्मक अनंत संख्या होगी। तो यह चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, y आ जाएगी, y का मान है ना। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ समझना, मैंने -1 किया, बात समझ में, तो अपने को कितना मिला, 0 मिला, ठीक है। तो अब y का जो मान होगा वो 0 से लगा करके क्या होगा, प्लस अनंत तक होगा, ठीक है। 0 कब प्राप्त होगा, जब x बराबर 1 हो, ठीक है। इसका मतलब y बिलोंग्स टू क्या आएगा,
जीरो सम्मिलित होगा और अनंत तक। अब आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर x का मान आपने एक रखा तो 1 माइनस 1 जीरो, तो इसका न्यूनतम मान जीरो प्राप्त हुआ। x का मान आपने अनंत रखा तो अनंत माइनस का 1 आपको अनंत मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। एफ ऑफ एक्स बराबर, हमें बोला गया मॉड ऑफ एक्स माइनस वन हेतु हमें एक तो प्रांत बताना है, मतलब डोमेन बताना है, और परिसर बताना है, मतलब क्या बताना है, रेंज बताना है। ठीक है, तो अब वही बात है, क्या x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो प्रांत के केस में क्या आएगा, प्रांत के केस में एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन हेतु x बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा। कोई भी वास्तविक संख्या पुट करो, उसमें से एक माइनस हो जाएगा और उसका मॉड लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका जो प्रांत हो जाएगा, प्रांत क्या होगा इसका भाई, r होगा। ठीक है जी, अब परिसर की हम बात करें तो परिसर में ध्यान देना x बिलोंग्स टू r है, मतलब x का जो मान होगा वो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में होगा। ठीक है, अब मुझे ये बनाना है, तो एक माइनस करता हूँ तो माइनस अनंत और प्लस अनंत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड लगाता हूँ, मॉड लगाता हूँ तो क्या होगा, ये तो आपका जीरो बन जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, अनंत रहेगा, है ना। मॉड लगाते ही और स्क्वायर करते ही न्यूनतम मान कितना होता है, जीरो होता है। और यही अपना फलन है, मतलब ये y है, तो y का वैल्यू जीरो से प्लस अनंत तक, इसका मतलब y बिलोंग्स टू आएगा जीरो से प्लस इन्फिनिटी, और ये अपना क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो आपको कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6। छठे में बोला गया एक फलन है f, f फलन कैसे परिभाषित है, x कॉमा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन में, बात समझ में आ रही, परिभाषित है। तो हमें बोला जाता है x जो है वह बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो हमें बोला जाता है यहाँ पे कि f का परिसर ज्ञात करना, f का परिसर जो है वो हमें ज्ञात करना। ठीक है, परिसर का मतलब है y के सभी संभव मान। तो हमारा फलन जो है वो क्या दे रखा है, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वन। मैं बता दे रहा हूँ कि f ऑफ x ही y होता है। ठीक है, f ऑफ x ही क्या होता है, y होता है, y के सभी संभव मान या फिर f ऑफ x के सभी संभव मान। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि हमें इस f ऑफ x का मान ज्ञात करना है, या फिर हम बोल सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस एक। अब थोड़ा दिमाग लगाना, एक बार के लिए सोच लो कि यहाँ पर एक नहीं होता, एक नहीं होता तो यह राशि हमें सदैव क्या मिलती, ये वाला अगर एक नहीं होता तो y का मान सदैव हमें कितना मिलता, एक मिलता, क्योंकि दोनों एक्स स्क्वायर कट जाते तो इसका परिसर केवल और केवल एक आता। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस में एक और है, प्लस में एक और है, इसका मतलब हमारी जो वैल्यू होगी वह एक के बराबर तो कभी आ ही नहीं सकती। कहने का मतलब है किसी संख्या में उस संख्या से एक अधिक का भाग दो तो क्या कभी एक से बड़ा आएगा, किसी संख्या में उस संख्या से, किसी संख्या में मान लीजिए यहाँ पे 5 है, उस संख्या में एक जोड़ करके भाग दो तो ये 5/6। अगर 5 और 5 होता तो एक आता, 5/6 एक से कम आएगा। बात समझ में आ रही नहीं। और जीरो में अगर हम जीरो से एक के अधिक का भाग देंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ से देख सकते हैं चूंकि किसी संख्या एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस वन से विभाजित करने पर y जो है सदैव शून्य या शून्य से बड़ा
या फिर मैं उसी में ही लिख देता हूँ, उसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ। कौन से वाले फॉर्मेट में? y सदैव 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। कभी 1 हो नहीं सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर में सदैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम भाग दे रहे, तो कभी 1 प्राप्त हो नहीं सकता, 0 प्राप्त हो सकता है क्योंकि x का मान 0 है। तो हमारा जो परिसर हो जाएगा, परिसर जो होगा वो 0 से 1 तक होगा, है ना। 1 को सम्मिलित नहीं करना है, 0 को सम्मिलित करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न क्रमांक 7वां है। 7वां मैं नहीं करवा रहा क्योंकि आपको जोड़ बाकी गुणा भागी करना है और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 7वें सवाल में 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां भी उदाहरण जैसा ही है, ठीक है। 8वां भी प्रश्न उदाहरण जैसा ही है, जैसा हमने उदाहरण किया था वैसा ही है। प्रश्न क्रमांक 8वां, 8वें में बोला गया है f हमें एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। आठवां जो आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमें ये बोला गया f जो है वो यहां से, इसमें कौन कौन से अवयव हैं? एक तो 1,1 है, दूसरा 2,3 0,-1, 2,3 0,-1 है, ठीक है। और क्या है? -1,-3, ठीक है। और हमें बोला जाता है कि f ऑफ x बराबर ax प्लस b है, तो हमें इसकी सहायता से a एवं b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और फलन का मान ज्ञात नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a और b का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम वही काम करेंगे। सबसे पहले f ऑफ 1 का मान ज्ञात करेंगे। f ऑफ 1 का मान 1 के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो हमें f ऑफ 1 का मान 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब a इंटू 1 प्लस b का मान किसके बराबर? 1 के बराबर, अर्थात a प्लस b बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। ये हमारे x की तरह काम करेगा और ये हमारा रिजल्ट जो आएगा f ऑफ x, ठीक है। दूसरा, अब जानबूझकर मैं 0 वाला ले रहा हूँ, तो f ऑफ 0 ये बराबर हमें -1 दे रखा है, मतलब a इंटू 0 प्लस b का जो मान है वो -1 के बराबर। तो ये तो 0 प्लस b बराबर किसके होगा? -1 के, तो b का मान आ जाएगा -1 के बराबर। b का मान -1 यहाँ पे रखो, तो a माइनस का 1 बराबर 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। a और b दोनों के मान हमें ज्ञात हो गए। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। नवा प्रश्न जो है वही मैंने बताया आपको, 3 प्रकार के अलग अलग संबंधों के प्रकार से। आर हमें दे रखा है संबंध a, b में ना, जहां पर a और b नेचुरल नंबर है, a और b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और a का जो मान है वो b स्क्वायर के बराबर है। a का मान किसके बराबर है? b स्क्वायर के बराबर, ठीक है। द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? मतलब r जो है वह n से n में परिभाषित क्या है? एक संबंध है, ठीक है। अब हमें बताना है कि क्या यह निम्नलिखित कथन जो है वो सत्य है कि नहीं है। a, बिलोंग्स टू r, सभी a बिलोंग्स टू n के लिए। देखिएगा, पहला हमें बोला गया है a, बिलोंग्स टू r फॉर ईच a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिएगा, संबंध देखना, a का मान b स्क्वायर के बराबर है। क्या a बराबर a स्क्वायर सदैव a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग उस संख्या के बराबर केवल और केवल तभी होता है जब वह मान a माइनस का a स्क्वायर बराबर 0, a उभयनिष्ठ ले लेता हूं, ये मिलेगा 1 माइनस का a बराबर 0,
तो a का मान 0 आएगा और एक जो आएगा वो 1 आएगा। तो हम देख सकते हैं 0 एवं 1 को छोड़कर बाकी किसी प्राकृत संख्या हेतु यह सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है। अतः यह असत्य कथन है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसके अलावा क्या किसी संख्या का स्क्वायर उसके बराबर होता है क्या? नहीं होता है ना। तो इसमें आपको करना क्या है, a बराबर b स्क्वायर में a कॉमा a है तो a के स्थान पे तो a ही है, b के स्थान पर भी a ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी में दूसरा आपको बोला गया है यदि a कॉमा b बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब यह है कि b कॉमा ए भी बिलोंग्स टू r होगा कि नहीं होगा। ये तो सत्य है और इसका अपने को चेक करना है। ठीक है, तो हमें बोला गया है a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, लेकिन b कॉमा ए बिलोंग्स टू r होगा क्या, ये हमें देखना है, ये हमें सत्यापित करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर मान ले लेता हूँ, मान लीजिए a बराबर मैंने 2 ले लिया, तो b बराबर मैं 2 का स्क्वायर क्या ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 2,4 जो है वह बिलोंग्स टू r है, दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2 अगर हम रखेंगे, क्योंकि हमारा संबंध क्या है, a बराबर b स्क्वायर है ना, a बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, b स्क्वायर। संबंध क्या है हमारे पास, a जो है वह क्या है, b स्क्वायर है। ठीक है, a का मान किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर है। मतलब के देखिएगा, मतलब के पहला अवयव जो है वो दूसरे का क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां से इसको चेंज करता हूं। a बराबर b स्क्वायर का मतलब मैं मानता हूं b बराबर 2 है, तो a का मान किसके बराबर, b स्क्वायर के बराबर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। अब सही है ना, क्योंकि पहला अवयव दूसरे का स्क्वायर है, तो 4,2 जो है वो बिलोंग्स टू क्या है, r है। ठीक है जी। अब जस्ट इसका क्या सत्य हुआ क्या, अगर मैं जस्ट उल्टा कर दूं मतलब 2,4 जो है वह r से बिलोंग नहीं करता। कारण क्या है, क्योंकि पहला अवयव दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहां पर पहला अवयव दूसरे का स्क्वायर नहीं है, दूसरा अवयव पहले का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r आ रहा है, लेकिन b कॉमा a r से बिलोंग नहीं कर रहा है ना। अब साफ सी बात है, यदि दूसरा अवयव पहला अवयव दूसरे का स्क्वायर होगा तो दूसरा अवयव पहले का कैसा स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में आ रही नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरचेंज करने पर यह संबंध वैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह सत्य नहीं है, मतलब ये क्या है, असत्य कथन है। क्या है, असत्य कथन है। ठीक है जी, चलिए अब इसमें तीसरा जो पार्ट है वो मैं बता देता हूं आपको। a कॉमा बी बिलोंग्स टू r हमें बोला गया है, किसी b कॉमा सी बिलोंग्स टू r भी हमें बोला गया है, तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r होगा कि नहीं होगा, यह हमें सत्यापित करना है। बात समझ में, ये दोनों तो हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो हम उदाहरण ले लेते हैं इससे। इसमें हम मानते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, मतलब a बराबर क्या है, b स्क्वायर के। ठीक है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है, मतलब b जो है वह किसका स्क्वायर है, c का। बात समझ आ रही। तो अब a और c में क्या संबंध होगा, ध्यान दीजिए, a का मान b स्क्वायर के बराबर है, b का मान c स्क्वायर के बराबर, तो a का मान क्या होगा, b का मान जैसे मैं रखूंगा तो c स्क्वायर का स्क्वायर मतलब c की पावर 4, तो a जो आएगा वो c की पावर 4 आएगा, मतलब a कॉमा c जो है वह बिलोंग नहीं करेगा r से। बात समझ में आ रही। a का मान b स्क्वायर के बराबर, मैं कोई b कॉमा c का मतलब क्या होगा, b पहला अवयव दूसरे अवयव का स्क्वायर, b का मान इसमें रख देता हूं, तो आप देख सकते हो a का मान c की पावर कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये इसका सदस्य नहीं है, मतलब यह कथन क्या है, असत्य कथन है। ठीक है जी, कोई उदाहरण लेकर के भी कर सकते हो, एक ही बात है। अगला प्रश्न,
प्रश्न क्रमांक 10वां, हमें बोला गया है ए और बी दो समुच्चय दे रखे हैं और एफ हमें एक फलन दे रखा है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? एफ ए से बी में एक संबंध है और एफ ए से बी में एक फलन है, हमें यह बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। ये प्रश्न क्रमांक हमारे पास क्या है? 10वां। हमें ए दे रखा है कितना, हालांकि ए और बी का यहाँ पे काम ही नहीं है, सीधा हम एफ की ही बात करेंगे। एफ क्या दे रखा हमें उसके बारे में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है हमारे पास 10वां। 10वें प्रश्न में हमें एफ दे रखा है। एफ बराबर कितना? 1,5 2,9, 1,5 2,9। ठीक है, फिर 3,1 4,5, 3,1 4,5। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? 2,11, फिर हमें दे रखा है 2,11। ठीक है, अब देखिएगा, मुझे ज्ञात करना है ये संबंध है या नहीं है। तो देखिए, संबंध में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। बस हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहला जो अवयव है वह ए से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ए जो है अपना 1 2 3 4 है। ए जो है वह कितना है? 1 2 3 और 4 है। ठीक है, और बी कितना है भाई? बी हमारा है 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 और 16। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एफ के संबंध होने हेतु प्रत्येक प्रथम अवयव बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, जो कि सही है, और द्वितीय अवयव ठीक है बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, जो सत्य है। क्योंकि 5 9 यहाँ पे 1 5 और 11, तो आपके 5 9 1 5 और 11 में से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब यह एक संबंध है, यह एक संबंध है। संबंध में कोई दिक्कत ही नहीं है। बस संबंध में तो इतना ध्यान रखना है कि पहला अवयव ए से बाहर नहीं चला जाए और दूसरा अवयव बी से बाहर नहीं चला जाए, और ज़्यादा इसमें देखना नहीं होता। अब एफ के फलन होने हेतु, है ना, होने हेतु अब चेक करो भाई, यहाँ पकड़ में आ रही चोरी 2,9 और 2,11। तो एफ ऑफ 2 का मान 9 आ रहा है और एफ ऑफ 2 का मान 11 आ रहा है। ठीक है, तो x बराबर 2 हेतु एफ ऑफ x के दो भिन्न मान परिभाषित है। भिन्न मान परिभाषित है मतलब एक आदमी 2 गाड़ी चला रहा है, परिभाषित है। अतः यह फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि मैंने बताया था एक आदमी 2 गाड़ी नहीं चला सकता, तो यह फलन नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की। हमें बोला गया है यहाँ से, मान लीजिए f जो है वो a, b a प्लस बी a, b बिलोंग्स टू z द्वारा परिभाषित z क्रॉस z का एक उपसमुच्चय है। क्या f z से z में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य भी हमें बताना है, देना है। ठीक है जी, सुनिएगा। हमें बोला गया है अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 11वें प्रश्न में हमें बोला गया है f जो है परिभाषित है। f की परिभाषा क्या है? ए बी कॉमा ए प्लस बी ना, ऐसे ही दे रखा ए प्लस बी। ठीक है ना, और जहाँ a कॉमा बी बिलोंग्स टू z है, z मतलब इंटीजर होता है। ठीक है, हमें बताना है कि द्वारा परिभाषित z क्रॉस z का एक उपसमुच्चय है। क्या f z से z में एक संबंध है कि नहीं है? हमें बताना है कि f जो है वह z से z में एक फलन है कि नहीं, है ना। क्या बोला गया?
एक फलन है कि नहीं, फलन है या नहीं, है ना, फलन है या नहीं है हमें ये बताना, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से सबसे पहले हम चेक करते हैं कि दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का गुणनफल, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, माना यहाँ से a का मान हम मान लेते हैं 2, ठीक है, और b का मान लेते हैं हम 7, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैं a इंटू बी करूँ तो 2 गुणा 7 कितना आएगा हमारे पास, 14 आएगा। a प्लस बी करूँ, है ना, a प्लस बी करूँ तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2 प्लस 7 मतलब अपने को 9 मिलेगा। देखिएगा ये 14 जो है वो हमारे x की बात ही काम कर रहा है, और ये जो 9 है ये हमारा काम कर रहा है f ऑफ x की बात ही। अब ऐसा कोई x पॉसिबल है जिसके लिए f ऑफ x के मान अलग आ रहे हैं, मतलब x बराबर 14 आ जाए, x बराबर 14 है और f ऑफ x का मान कुछ और अलग आ जाए, देखिए पॉसिबल है, ठीक है। अब x बराबर 14 है तो, ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 इंटू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका मान आएगा, a इंटू बी का। अब मैं यहाँ से a प्लस बी का मान ज्ञात करना चाहूँ तो 14 प्लस 1 कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। चेक करो ये x का मान और ये आपके पास y का मान। तो देखिएगा x बराबर 14 है तो क्या f ऑफ 14 का एक बार मान कितना आ रहा है आपके पास 9, और f ऑफ 14 का एक बार मान आपके पास कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। कारण क्या है, हमने 14 एक तो प्राप्त किया कहाँ से, 7 गुणा 2 से प्राप्त किया, बात समझ में आ रही, एक 14 इंटू 1 से प्राप्त किया, 7 और 2 का योग 9 आ रहा है और 14 और 1 का योग 15 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि x के समान मान हेतु f ऑफ x के अलग अलग मान परिभाषित हैं, ठीक है, मान परिभाषित हैं। अतः यह एक फलन नहीं है, यह एक फलन नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए a हमें दे रखा है तथा a जो है a से n में परिभाषित है और f ऑफ n n का महत्तम अभाज्य गुणक है। f ऑफ n जो है वो n का महत्तम अभाज्य गुणक है। तो हमें इस f का जो मान है वो ज्ञात करना है और इसका परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। महत्तम अभाज्य गुणक का मतलब क्या होता है, बड़े से बड़ा अभाज्य गुणनखंड जो है वो हमें ज्ञात करना है। देखिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 और आपका लास्ट क्वेश्चन है। f परिभाषित है n f ऑफ n में ना, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया f ऑफ n जो है वह n का महत्तम अभाज्य गुणक है, ठीक है, ये हमें बोला गया। और हमें बोला गया a जो है वो हमें दे रखा है कितना, 3 नहीं 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 और 13, ठीक है। अब देखिएगा ये सारे के सारे n के मान है, क्योंकि हमें बोला गया है कि f जो है वो परिभाषित है a से किस में, a से नेचुरल नंबर में परिभाषित है। a से किस में परिभाषित है, नेचुरल नंबर में परिभाषित है, ठीक है। तो देखिएगा अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक एक मान रखना है। अगर मैं 9 के अभाज्य गुणनखंड करूं तो 9 का मान कितना आएगा, 3 इंटू 3 आएगा, ठीक है। तो 3 और 3 में महत्तम कौन सा है, 3 ही है ना। तो हम बोल सकते हैं f ऑफ 9 इनपुट रखोगे तो आउटपुट कितना आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आ रही, क्योंकि f ऑफ n का मतलब है इस n का, अंदर वाले n का महत्तम अभाज्य गुणक। फिर अगर मैं 10 रखता हूँ, 10 के टुकड़े कितने होंगे, यहाँ से 2 गुणा 5, तो f ऑफ 10 का जो मान आएगा वो 5 आएगा, क्योंकि 2 और 5 में बड़ा कौन है, 5 है। फिर मैं बात करता हूँ 11,
तो 11 के टुकड़े तो अभाज्य में तो 11 ही प्राप्त होगा, तो एफ ऑफ 11 का जो मान प्राप्त होगा वो 11 के बराबर। फिर एफ ऑफ 12, 12 मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है ना, तो कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, तो महत्तम क्या होगा 3 होगा, तो एफ ऑफ मैं बात करता हूँ 12, आंसर कितना आएगा 3। फिर एफ ऑफ 13, 13 का तो 13 ही होगा, ठीक है। एफ ऑफ 13 नहीं, अब यहाँ से सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर वहाँ चलेंगे ना, तो 12 में हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, और 13 को हम क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ 12 का मान 3 और एफ ऑफ 13 का जो मान आएगा वह 13 ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास इसकी प्रांत की बात करें तो प्रांत तो आ जाएगा अपने पास जो हमने मान रखे एन के 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है। परिसर की बात करें तो परिसर जो आएगा वो कितना आएगा 3, 5, 3, 5, 11, 3 रिपीट हो रहा है, वापस नहीं लिखना है, फिर कितना आ जाएगा 13, तो ये इसका परिसर हो जाएगा, ये इसका प्रांत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में हम अगली प्रश्नावली को देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।